हेलो क्यूरियस माइंड्स, मैं हूं हसन और जरा इस मैप को देखो। यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? सिर्फ न्यूजीलैंड, राइट? वर्ल्ड 26 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे रेप्यूटेड जियोलॉजिकल जर्नल्स में से एक टेक्टोनिक ने क्लेम किया कि न्यूजीलैंड के नीचे एक पूरा कॉन्टिनेंट मौजूद है जिसका नाम ज़ीलैंडिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स भी इस नए 8वें कॉन्टिनेंट से छोटे हैं। अब ऑब्वियसली ये कोई छोटी खबर नहीं थी, ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी कि फ़ौरन वायरल हो गई। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नो, वियॉन, एनडीटीवी, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हर जगह इसकी बात होने लगी। लेकिन एक सेकंड, अगर न्यूजीलैंड के नीचे इतना बड़ा लैंड मास मौजूद है तो अचानक से तो जाहिर नहीं हुआ होगा। फिर आखिर ये इतने सालों तक हमारी नज़रों से छुपा कैसे रहा? और ये तमाम न्यूज़ आर्टिकल्स क्यों कह रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट पिछले 375 सालों से अननोन था? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे न्यूजीलैंड हो सकता है? क्योंकि न्यूजीलैंड कई सालों से चाहता था कि ज़ीलैंडिया की मदद से समंदर के बहुत बड़े रिसोर्सेज पर उसका कंट्रोल हो जाए। असल में क्यूरियस माइंड्स, साल 1982 में यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ पास किया था जिसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। इस लॉ के मुताबिक किसी भी मुल्क की कोस्ट लाइन से 400 किलोमीटर दूर तक मौजूद एरिया और वहां पाए जाने वाले तमाम नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स पर उसी मुल्क का कंट्रोल होगा। तो न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से अगर इसके नीचे मौजूद सबमर्ज लैंड एक कॉन्टिनेंट प्रूव हो जाता तो इसका टेरिटरी एरिया 6 गुना बढ़ जाता, यानी 6 गुना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स इसके कंट्रोल में आ जाते। अब ऑब्वियसली अगर किसी मुल्क के पास 6 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएं तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कई गुना बढ़ जाती और यही अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड के लिए बहुत प्रॉमिसिंग थी। इसी वजह से न्यूजीलैंड के नीचे छुपे हुए लॉस्ट कॉन्टिनेंट का चैप्टर दोबारा खोला गया और इसकी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दुनिया भर के कई इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट को रिसर्च के लिए बुलाया। इस बार इनका गोल ये था कि इस बड़े सबमर्ज लैंड मास को एक कॉन्टिनेंट साबित किया जाए। इसके बाद इन तमाम रिसर्चर्स ने मिलकर स्टडी की और जब इसके रिजल्ट्स पब्लिक के सामने आए तो किसी को यकीन नहीं हुआ। पता चला कि सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद चट्टानों यानी रॉक्स की कंपोजिशन ओशियानिक बेड के मुकाबले में एक कॉन्टिनेंट से ज़्यादा मैच करती है। यानी आमतौर पर समंदर की तय वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बनी होती है जबकि कॉन्टिनेंट्स ज़्यादातर ग्रेनाइट रॉक से बनते हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि न्यूजीलैंड के नीचे समंदर में मौजूद ये सबमर्ज लैंड मास भी कॉन्टिनेंट्स की तरह ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ था। यानी मुमकिन है कि न्यूजीलैंड के नीचे मौजूद ये लैंड मास वाकई एक 8वां कॉन्टिनेंट रहा हो, बल्कि शायद ये किसी ज़माने में पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी रहा हो। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड के नीचे छुपे इस लैंड मास का नाम ज़ीलैंडिया रख दिया गया। बट क्यूरियस माइंड्स, लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट फर्स्ट। अगर ये 8वां कॉन्टिनेंट 1982 में ही कंफर्म हो गया था तो फिर आज तक इसे हमारी ज्योग्राफी बुक्स में शामिल क्यों नहीं किया गया और न्यूज़ में से पिछले 375 सालों से अननोन क्यों कहा गया है? वेल क्यूरियस माइंड्स, असल बात यह है कि आप किसी भी मैप को अपनी बुक्स में तभी शामिल करते हो जब उसकी बाउंड्रीज की प्रिसाइज मैपिंग मौजूदा एक्सेप्टेड मेथड्स यानी सैटेलाइट्स के जरिए प्रॉपरली हो चुकी हो, और यही चीज़ ज़ीलैंडिया के केस में मिसिंग थी। इसलिए कई सालों के डिले के बाद आखिरकार 2017 में इसकी ऑफिशियल सैटेलाइट मैपिंग शुरू हुई और फिर 12 सितंबर 2023 को इसका फाइनल रिजल्ट सामने आया और आखिरकार ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट की एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया। तो अब तक आपने इस पूरी स्टोरी को काफ़ी हद तक समझ लिया होगा कि इसके पीछे असल कहानी क्या थी, लेकिन अभी भी यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। आखिर इस इतने बड़े लैंड मास के साथ ऐसा क्या हुआ कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया और आज सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा यानी न्यूजीलैंड समंदर के ऊपर एक मुल्क की शक्ल में नजर आता है? असल में जियोलॉजिस्ट के मुताबिक पहले ज़मीन पर सिर्फ एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता है, लेकिन तकरीबन 200 मिलियन साल पहले होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 नए कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हो गया जिनके नाम थे लौरेशिया और गोंडवाना। अब इसमें से लौरेशिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया और बाद में मजीद स्प्लिट होकर एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स में तब्दील हो गया, जबकि गोंडवाना साउथ की तरफ चला गया, जिसकी वजह से बाद में तमाम साउदर्न कॉन्टिनेंट्स बने। इन्हीं साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में से तकरीबन 170 मिलियन साल पहले गोंडवाना अफ्रीका से अलग हुआ और फिर बारी आई अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया की, और आखिरकार तकरीबन 40 मिलियन साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अलग हो गया
तब जाकर आज के मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट्स अपनी मौजूदा पोजीशंस तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक चीज अभी भी मिसिंग थी। इस पूरी थ्योरी में जियोलॉजिस्ट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक मिसिंग रह गया था। उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की अपनी थ्योरी में सिर्फ उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को शामिल किया जो समंदर के ऊपर नजर आ रहे थे, जबकि हकीकत में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और लैंड मास गोंडवाना से अलग हुआ था जिसे साइंटिस्ट ने अकाउंट ही नहीं किया, और वो लैंड मास था जीलैंडिया। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक बहुत अजीब चीज हुई। जीलैंडिया जैसे ही अलग हुआ उसके फौरन बाद ये पानी में डूबना शुरू हो गया। शुरू में जीलैंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर मौजूद था, लेकिन उसी वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटीज इतनी इंटेंस थी कि दोनों प्लेट्स बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही थी, और इसी वजह से इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद जीलैंडिया कॉन्टिनेंट तकरीबन 50 मिलियन से 35 मिलियन साल पहले समंदर में डूब गया। यानी हिस्टोरिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखा जाए तो डायनासोर्स के एक्सटेंट होने से कम से कम 15 मिलियन साल बाद तक ये कॉन्टिनेंट मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर मौजूद था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीज साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है। जब साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे थे कि जीलैंडिया आखिर नीचे क्यों गया, तो उन्होंने समंदर की तह में कुछ अजीब पैटर्न्स देखे। असल में जीलैंडिया के नीचे उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए जो वोल्केनिक बेसाल्ट रॉक से बनी हुई थी। अब ऐसा तभी होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और उनके दरमियान मौजूद क्रैक से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। अब इस केस में चूंकि वो मैग्मा ऊपर आते ही समंदर के ठंडे पानी से कांटेक्ट में आ जाता था, इसलिए वो फौरन सॉलिडिफाई होकर ऐसी स्ट्रिप्स बना देता था। और चूंकि ये मोल्टन मैग्मा हजारों सालों तक मुसलसल निकलता रहा, इसलिए बार बार नई स्ट्रिप्स बनती रही और साइड्स को पुश करती रहीं, और इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर मौजूद जीलैंडिया लैंड मास आहिस्ता आहिस्ता समंदर में सिंक होता चला गया। तो अब क्यूरियस माइंड्स आप समझ गए होंगे कि हमें जीलैंडिया समंदर के ऊपर क्यों नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी ये सिर्फ आधा जवाब है। ये इतना बड़ा लैंड मास हमारी नजरों के सामने होने के बावजूद सिर्फ इसलिए हिडन नहीं रहा कि समंदर के नीचे था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हमारी अपनी इग्नोरेंस भी है। हम जैसे मॉडर्न साइंस इंथुजियास्ट ने जमीन की एक बहुत बड़ी फंडामेंटल एनोमली पर कभी प्रॉपरली ध्यान ही नहीं दिया। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन के तकरीबन तमाम बड़े कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों मौजूद हैं? ये सवाल शायद हमारे लिए नया हो, लेकिन हकीकत में 17वीं सेंचुरी का सवाल है, जिसकी वजह से साल 1606 में ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ और आज जीलैंडिया की डिस्कवरी हुई। दरअसल यही वो वजह है जिसकी वजह से आज तमाम न्यूज़ आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि जीलैंडिया पिछले 375 सालों से मिसिंग था। असल में साल 1492 में जब इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस एशिया की तलाश में अमेरिका पहुंच गया और बाद में इस अननोन लैंड मास को दूसरे यूरोपियन एम्पायर्स ने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, तो अचानक कई एम्पायर्स दूसरे ममालिक को कॉलोनाइज करने की रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान डच एम्पायर, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी कॉलोनाइजर पावर थी, उसने रियलाइज किया कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे आपस में कनेक्टेड लैंड मासेस के अलावा भी ज़मीन पर अमेरिका जैसे और अननोन और स्कैटर्ड लैंड मासेस मौजूद हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह था उन्हें तलाश कहाँ किया जाए। इसी दौरान उसने सोचा कि आखिर अमेरिका समेत ज़मीन के तमाम बड़े लैंड मासेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों मौजूद हैं। अगर ज़मीन बैलेंस्ड है तो सौदर्न हेमिस्फीयर में भी कोई बड़ा लैंड मास होना चाहिए। इसी ख्याल को जहन में रखते हुए उसने इन मिसिंग और हाइपोथेटिकल लैंड मासेस को टेरा ऑस्ट्रेलिस का नाम दिया, जिसका लैटिन जुबान में सादा मतलब है साउथ की सरजमीन। लेकिन एक मसला था, ज़मीन के 4 बड़े ओशियंस में से 3 बड़े ओशियंस यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन ज़्यादातर सौदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद थे। तो सवाल ये था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस को तलाश करना कहाँ से शुरू किया जाए। आखिरकार ये फैसला किया गया कि जिन लैंड मासेस के बारे में पहले ही मालूम है यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इनकी सौदर्न टिप से तलाश शुरू की जाए। 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और अपने 2 मशहूर एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स विलियम जेंसून और एबल तिस्मान को इंडोनेशिया की साउथ और एशिया की सौदर्न टिप की तरफ भेजा। सबसे पहले 1606 में जेंसून अपनी छोटी टीम के साथ इब्तदाई तहकीक के लिए वहां गया और इसे एक नया कॉन्टिनेंट मिला जो आज ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। इसके चंद सालों बाद तस्मैन वहां पहुंच गया ताकि वो इस नए लैंड मास की कोस्ट लाइन की मैपिंग कर सके, और जब ये मैपिंग मुकम्मल हुई तो इस लैंड मास को ऑस्ट्रेलिया का नाम दे दिया गया। लेकिन फिर भी
ये सिर्फ आधी कहानी थी। पूरी कहानी ये है कि इस मैपिंग के दौरान इसने आज के 8वें कॉन्टिनेंट यानी ज़ीलैंडिया का सुराग भी हासिल कर लिया था, मगर बदकिस्मती से वो इसकी मैपिंग मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उसे जल्दी में वापस लौटना पड़ा। असल में जब तस्मैन इंडोनेशिया के जकार्ता से मॉरिशस और फिर वहाँ से तस्मानिया की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में एक अननोन लैंड मास नज़र आया। ये लैंड मास आज का न्यूजीलैंड था, जो उसे टेरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा एक और बड़े कॉन्टिनेंट यानी ज़ीलैंडिया तक पहुंचा सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड दरअसल इस कॉन्टिनेंट की सिर्फ एक चोटी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर में नजर आने वाला आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा। लेकिन जैसे ही तस्मैन और उसके क्रू इस लैंड मास के करीब पहुंचे, मुकामी मौरी कबीले नगाटी टुमाटा कोकीरी के लोगों ने अचानक इनके शिप पर हमला कर दिया। इस हमले में तस्मैन के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। स्वप्नी और बाकी क्रू की जान बचाने के लिए तस्मैन ने वहां कदम रखे बगैर ही फौरन वापस जाने का फैसला कर लिया। बाद में जब वो यूरोप वापस पहुंचा तो मौरी लोगों के साथ इस वायलेंट एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और इसी वजह से अगले तकरीबन 100 साल तक किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। फिर 1769 में यूरोप की एक और बड़ी कॉलोनियल पावर यानी ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी हिस्से पर अपना असर और रसूख बढ़ाने का इरादा किया और इसी मकसद के तहत उसने करीबी न्यूजीलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना लिया। साल 1769 में ब्रिटिश एम्पायर ने रॉयल नेवी के एक एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट को कॉलोनाइज करने के लिए भेजा। इसी दौरान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल करीब वाक़े न्यूजीलैंड की भी मैपिंग की और लोकल ट्राइब्स के साथ कई सालों तक जारी रहने वाले वायलेंट क्लैशेस के बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा और न्यूजीलैंड दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज बन गए। अब शॉकिंग बात यह है कि तकरीबन अगले 100 साल तक न्यूजीलैंड पर हुकूमत करने के बावजूद ब्रिटिश एम्पायर को मालूम ही न हो सका कि इनके कदमों के नीचे दरअसल एक पूरा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ है। फिर साल 1840 में जब न्यूजीलैंड ब्रिटिश हुक्मरानी से आज़ाद हुआ और इसकी नई हुकूमत ने अपने मुल्क का डिटेल नक्शा तैयार करने के लिए स्कॉटिश नेचुरलिस्ट जेम्स हेक्टर को बुलाया, तब जाकर उन्हें पता चला कि न्यूजीलैंड जितना नज़र आता है यह हकीकत में उससे कई गुना बड़ा है, इतना बड़ा कि वो खुद एक अलग कॉन्टिनेंट बनने की सलाहियत रखता है। अब मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रॉक्स की कंपोजिशन और किसी लैंड मास के साइज की बुनियाद पर न्यूजीलैंड को एक कॉन्टिनेंट कैसे करार दिया जा सकता है। आखिर इंडिया में पाए जाने वाले सह्याद्री माउंटेन्स भी तो ओशियानिक बेड की तरह बेसाल्ट रॉक से बने हुए हैं, न कि कॉन्टिनेंट्स में पाई जाने वाली ग्रेनाइट रॉक से। तो फिर इसी लॉजिक के मुताबिक हमें सह्याद्री माउंटेन्स को भी ओशियानिक फ्लोर करार दे देना चाहिए, राइट? देखो, ऐसा नहीं है। किसी भी लैंड मास को कॉन्टिनेंट करार देने के लिए कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, जिनमें कम से कम ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहली चीज़, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी कंपोजिशन। दूसरी चीज़, सी बेड के मुकाबले में इसकी एलिवेशन, या सादा अल्फाज में इसकी हाइट हमेशा समंदर की एवरेज गहराई से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज़, इसका शेयर साइज और एरिया, और आखिर में इसकी अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट होनी चाहिए। अब ज़ीलैंडिया के मामले में पहला फैक्टर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो मौजूद है। एलिवेशन की बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशन की एवरेज गहराई से तकरीबन 1100 मीटर ऊपर है, यानी तकरीबन हमारी सह्याद्री माउंटेन्स जितना बुलंद। फिर साइज और एरिया के लिहाज से तकरीबन 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, जिसे तकरीबन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जितना बड़ा बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी अपनी अलग टेक्टोनिक प्लेट भी मौजूद है, जिसे ज़ीलैंडिया प्लेट कहा जाता है, आल्सो नोन एज तिरयू अमोई प्लेट। ये अपने इर्द गिर्द मौजूद पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। याद है मैंने कहा था कि ज़ीलैंडिया का लैंड मास मैग्मा की वजह से नीचे धंस रहा है, तो दरअसल वो लैंड मास ही ज़ीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट है, यानी हर लिहाज से हर मियार पर पूरा उतरते हुए ज़ीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है और न्यूजीलैंड दरअसल इस अजीम कॉन्टिनेंट की सिर्फ एक छोटी सी पीक है जो आज भी समंदर के ऊपर नजर आती है। नाउ आई नो इस साइंटिफिक डेफिनेशन के बावजूद कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करना थोड़ा अजीब लगता है, राइट? क्योंकि एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि आखिर ज़ीलैंडिया जो पानी के नीचे डूबा हुआ है कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है। आखिर हम तो बचपन से यही समझते आए हैं कि कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जो पानी के ऊपर नजर आता है, लेकिन क्यूरियस माइंड्स साइंस में अक्सर डेफिनेशंस इतनी सीधी और वाज़ेह नहीं होती जितनी हमें लगती हैं। कई बार चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से डिफाइन करना मुमकिन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम इंसानों को ही ले लें, हम अपनी फिजिकल फीचर्स बयान कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान के कुछ पहलू जैसे उसका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट और पर्सपेक्टिव्स दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए चाहे आप किसी इंसान के लिए कितनी ही डेफिनेशंस बना लें, फिर भी आप उसे 100% मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा ही मामला
ज़ीलैंडिया के साथ भी है, जिसे कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स को भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाज में पिन पॉइंट करके डिफाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो कहीं भी ये वाज़ेह तौर पर डिफाइन नहीं किया गया कि ओशियन बेड से कितनी हाइट पर मौजूद लैंड मास को कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। फ़र्ज़ करें ज़ीलैंडिया समंदर की तह से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर होता, तो क्या फिर भी उसे बाकी फैक्टर्स की बुनियाद पर कॉन्टिनेंट करार दिया जा सकता था? शायद ये सवाल अब भी ओपन है। आई पर्सनली थिंक कि ऐसी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन से बचने के लिए एक ही टर्म के अंदर मुख्तलिफ और अनयूजुअल चीज़ों को शामिल करने के बजाय शायद ऐसी एनोमलीज के लिए कोई अलग इस्तिलाह या नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाना ज़्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पर प्लूटो को ही देख लें। शुरू में प्लूटो को एक प्लैनेट समझा जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि वो मुकम्मल तौर पर दूसरे प्लैनेट्स जैसा बिहेव नहीं करता। इसके बाद इसे एस्टेरॉयड करार देने की कोशिश की गई, मगर फिर ये मालूम हुआ कि वो एस्टेरॉयड की डेफिनेशन पर भी पूरा नहीं उतरता। आखिरकार साइंसदानों ने इसके लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि अगर फ्यूचर में ऐसी मजीद ऑब्जेक्ट्स दरियाफ्त हों जो नामुकम्मल तौर पर प्लैनेट्स हों और ना ही सही मानों में एस्टेरॉयड्स, तो उन्हें इस नई कैटेगरी में रखा जा सके। तो इस तरह मेरे ख्याल में ज़ीलैंडिया के लिए भी एक नया लफ्ज़ ये नई कैटेगरी मुतारिफ करवाई जा सकती है, और फिर फ्यूचर में जिन दूसरे लैंड मासेस की मैपिंग हो रही है जैसे मॉरिशस, बेरिंगिया और डोगरलैंड, उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्योंकि अगरचे फिलहाल उन्हें कॉन्टिनेंट्स कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे सबमर्ज्ड और तकरीबन इनविजिबल कॉन्टिनेंट्स हैं जो समंदर के नीचे छुपे हुए हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि कई बार मसला यह नहीं होता कि कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, बल्कि मसला यह होता है कि हमारी मौजूदा कैटेगरीज उसे समझने के लिए काफ़ी नहीं होती। पहले हमें लगता था कि दुनिया सिर्फ वही है जो हमारी आंखों के सामने नजर आती है। फिर हमें समंदर के नीचे छुपे हुए ऐसे लैंड मासेस मिले जिन्होंने हमारी जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर दिया। लेकिन सोचो, अगर हमारी अपनी ज़मीन पर ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो लाखों साल तक हमारी नज़रों से ओझल रही हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि रियलिटी में भी ऐसी लेयर्स मौजूद हों जिन्हें हम अभी तक डिस्कवर ही ना कर पाए हों? और यही सवाल हमें ले जाता है एक और भी बड़ी मिस्ट्री की तरफ। क्या सिर्फ यही एक यूनिवर्स मौजूद है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तरह के बेशुमार वेरिएंट्स बेशुमार यूनिवर्सेस में मौजूद हों? क्या कहीं एक और आप भी मौजूद हैं जो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या मल्टीवर्स सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसके पीछे वाकई कोई साइंटिफिक फाउंडेशन भी मौजूद है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।